नेताओं के आंगन में स्विमिंग पूल, स्कूलों में बिजली पानी शौचालय गुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत भर के सरकारी स्कूलों में से 61,540 स्कूलों में उपयोग करने योग्य शौचालय नहीं है। देश के 98,592 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तो हैं, लेकिन चालू हालत में नहीं है। करीब 14,505 स्कूलों में पानी पीने की कोई सुविधा तक नहीं है। 59,829 स्कूलों में हाथ धोने तक की सुविधा नहीं है। मतलब पानी पीकर नहीं, हवा पीकर रहे बच्चे। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो। बिहार के सरकारी स्कूलों में कुल 2,77,007 शिक्षकों के पद खाली हैं। झारखंड में 99,565 पद, मध्य प्रदेश में 52,019 पद, वेस्ट बंगाल में 77,798 पद, उत्तराखंड में 6,998 पद, त्रिपुरा में 8,020 पद, तमिलनाडु में 5,141 पद, राजस्थान में 20,170 पद, पंजाब में 6,423 पद, मिजोरम में 131 पद, मेघालय में 16 पद, महाराष्ट्र में 8,979 पद, कर्नाटक में 38,163 पद, हिमाचल प्रदेश में 4,219 पद, हरियाणा में 15,543 पद, गोवा में 848 पद, दादरा और नगर हवेली में 119 पद और अरुणाचल प्रदेश में 1,958 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। और अभी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं प्राप्त, लेकिन फिर भी साल 2026 में नीति आयोग की रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। कितना अजीब है ना। एक तरफ तो देश भर में बेरोजगारी से जूझ रहे युवा और दूसरी तरफ पूरे देश में 10 लाख पद शिक्षक के खाली पड़े हुए हैं। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें केवल एक ही टीचर्स उपलब्ध है। साथ ही इन 9,508 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 6,24,327 है। आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या जिनका संचालन केवल एक शिक्षक करता है बढ़कर 12,912 हो जाता है, जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,97,113 है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत भर में 1,04,125 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनका संचालन केवल एक अध्यापक करता है और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 33,76,769 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या में कमी पाई जाती है तो यह राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। प्राथमिक स्तर में प्रत्येक 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है तथा उच्च प्राथमिक स्तर में प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके अलावा साइंस, मैथ, सोशल साइंस और भाषाओं के लिए कम से कम एक विषय शिक्षक होना अनिवार्य है। और यदि ऐसा नहीं है तो आपको अभिभावक होने के नाते आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 75% तक अभिभावक होते, स्कूल के विकास और शिक्षकों की मांग के लिए सीधे प्रस्ताव बनाकर विभाग तक भेजनी चाहिए या फिर इस कानून के उल्लंघन की शिकायत सीधे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR या राज्य बाल अधिकार आयोग SCPCR को करें, क्योंकि इन आयोग के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती, या फिर सीधे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करें, क्योंकि अदालतें अक्सर ऐसी याचिकाओं पर संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग को तुरंत शिक्षक तैनात करने का
सख्त आदेश जारी करती हैं, लेकिन इनमें से आप कोई एक भी कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि शायद आपके पास पैसा है। सीधे तौर पर आप अपने बच्चों की यह समस्या देखने के बाद ड्रॉप आउट कराकर किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में प्रवेश करा देंगे। और ये सिस्टम में बैठे हुए दलाल यही चाहते भी हैं कि कोई कुछ बोले ना, जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहे और वो आराम से एसी में बैठकर मौज करें। ये सब करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी का 4.6% खर्च करती है। इस तरह सुनने में तो यह शिक्षा पर खर्च करने का बजट आपको बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा, लेकिन यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 2026 में भारत की कुल नॉमिनल जीडीपी 345.47 लाख करोड़ जो कि अनुमानित है। इस आधिकारिक आंकड़े के आधार पर भारत की कुल जीडीपी का 4.6% होता है। पहली बार जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था तब मैं भी इस 14 अंकों वाली संख्या को पढ़ने में असमर्थ रहा। कई बार पढ़ने का प्रयास किया तब जाकर हमें ये पता चल पाया कि भारतीय प्रणाली में यह 15,89,162 करोड़ रुपए या 15.89 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 15,891 बिलियन 620 मिलियन रुपए भी कह सकते हैं। मुझे पता है कि अभी भी आप यह संख्या एक छोटी संख्या लगती होगी, इसलिए और आसान भाषा में समझो तो यह राशि इतनी बड़ी है कि इससे भारत की मुफ्त राशन योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 7 साल से भी अधिक समय तक लगातार मुफ्त चलाया जा सकता है। यह भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी करीब 15 नई बुलेट ट्रेन परियोजना इस पूरे पैसे से एक साथ तैयार की जा सकती है। यह भारत इस राशि से फ्रांस से करीब 2500 नए राफेल विमान खरीद सकता है, जो वर्तमान वायुसेना की कुल क्षमता से कई गुना अधिक है। यह इसरो के चंद्रयान 3 जैसे करीब 2600 से अधिक स्पेस मिशन इस बजट में पूरे किए जा सकते हैं। और अब भी न समझ में आया हो तो यह रकम भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल अनुमानित संपत्ति से भी 1.5 गुना अधिक है। और यह अकेला पैसा दुनिया के कई देशों जैसे हंगरी, कुवैत या मोरक्को की पूरी सालाना जीडीपी से भी बड़ा है, जो कि इनडायरेक्टली आपकी जेब से जाता है। लेकिन अब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप डरते हैं सड़े हुए सिस्टम से, सत्ता से या फिर इन 2 कौड़ी के दलालों से। इसलिए मैं कुछ सुलगते हुए सवाल पूछता हूँ आपसे, सड़े हुए सिस्टम से, सत्ता से और कुछ दलालों से। आलीशान बंगलों में रहने वाले नेता जवाब दें कि देश की 99,000 बेटियां बिना चालू शौचालय के स्कूल कैसे जाएं? जब 14,000 से ज्यादा स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है, तो सरकारी विज्ञापनों में विकास की झूठी हवा क्यों बांटी जा रही है? 1 लाख से अधिक स्कूलों में बिजली नहीं होने के बाद भी डिजिटल इंडिया और ग्लोबल एजुकेशन का ढोल कैसे पीटा जा रहा है? जब 30 बच्चों को एक शिक्षक नहीं दिया जा सकता, तो एक नेता मंत्री को 40-40 गनमैन कैसे दिया जा सकता है? जब बेरोजगारी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो 10 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद कैसे खाली पड़े?
जब जनता अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स में देती है तो उसके बच्चों के पढ़ने की अच्छी सुविधा क्यों नहीं मिलती है? यदि प्राइवेट स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का 30:1 न होना नियमों का उल्लंघन है तो सरकारी स्कूलों में ये नियमों का उल्लंघन क्यों नहीं? जब नीति आयोग और ग्रामीण शिक्षा के साझा आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में कक्षा 6 के 42% बच्चे कक्षा 2 की बुनियादी हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, कक्षा 8 के 54% बच्चे गणित का साधारण भाग करने में असमर्थ हैं, आखिर क्यों? क्या इस सड़े हुए सिस्टम से ही भारत बनेगा विश्व गुरु? जीडीपी का 4.6% फूकने के बाद भी अगर स्कूल बदहाल है तो शिक्षा बजट का पैसा किस घोटाले की भेंट चढ़ रहा है?